गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का हम इसमें ये तीसरा वीडियो है। चैप्टर 2 का पार्ट 3 है, जिसमें विदेशी यात्रियों का वृत्तांत इसमें बताया गया है कि भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में क्या जानकारी दी। दूसरी वीडियो में भी हमने ये स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण ये अलग से वीडियो बना रहा हूँ। विदेशी यात्रियों का वृत्तांत हमारे इतिहास को जानने के लिए एक बड़ा अच्छा साधन है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अकेले में स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार कोई राष्ट्र भी अकेले में अस्तित्व उसका भी संभव नहीं है, और यदि है भी तो समय के साथ उसका विकास नहीं हो पाता। प्राचीन काल से ही भारत के विदेशों से संबंध रहे हैं, जिसके कारण भारत के लोग विदेश जाते रहे और विदेशी भारत में आते रहे। जो व्यक्ति विदेशों से भारत में आए, उन्होंने डायरी, पत्र, सरकारी रिकॉर्ड, निजी संस्मरण तथा रचना के रूप में कुछ दस्तावेज छोड़े, और ये दस्तावेज ही भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्राचीन भारत में यूनान, चीन, तिब्बत व अरब क्षेत्र से यात्री आए, और उन्होंने यहाँ केवल उन लोगों का वर्णन है जिनका वृत्तांत आज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इनका सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष भी है। किसी भी विदेशी यात्री के गुण दोषों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनके वृत्तांत में ये बातें मौलिक रूप से पाई जाती हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का गुणपूर्वक पक्ष ये है कि विदेश से आने के कारण उन पर किसी स्थानीय व्यक्ति का प्रभाव नहीं होता। दूसरा, वे समाज को जिस स्थिति में देखते हैं उसका उसी रूप में मूल्यांकन कर देते हैं, अतः इनकी जानकारी सत्य होती है। तीसरा, इनका वर्णन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारतीय इतिहास के कई कालों में तिथि क्रम स्पष्ट नहीं है। विदेशियों का आवास काल प्राय न्यून होता है, अतः उसकी जानकारी सीमित रहती है। और इससे बढ़कर यह कि वह इस समाज की परंपराओं, आचार विचार, व्यवहार आदि के बारे में नहीं जान पाता, बल्कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने समाज, राष्ट्र, परंपराओं को श्रेष्ठ बताने का प्रयास भी करता है, और ये उनका नेगेटिव पॉइंट है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले यूनानी यात्रियों में यूनानी, चीनी, अरबी, तिब्बती यात्रियों में हम इनको विभाजित कर सकते हैं। विदेशी यात्रियों को सबसे पहले यूनानी आए, तो भारत का यूनान व रोम से प्राचीन काल से ही गहरा संबंध रहा है। इसी कारण यात्रियों में विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन यूनानी भारत का यूनान व रोम से प्राचीन काल से गहरा संबंध रहा है। इसी कारण यात्रियों का आपस में आदान प्रदान होता रहा है। भारत पर सिकंदर के आक्रमण की जानकारी भारतीय स्रोतों से प्राप्त नहीं होती, बल्कि इसके लिए हमें यूनानियों के स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। भाषाई अंतर होने के कारण उनके नामों के लिखने, उच्चारण करने में प्राय अंतर मिल जाता है, लेकिन शोध के आधार पर ऐसा स्पष्ट किया जा सकता है। टेरिथस यूनान का निवासी था, परंतु वह ईरानी दरबार में राजवैद्य था। उसने ईरानी अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त करके भारत के बारे में लिखा। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता के नाम से जानते हैं, उसने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत ईरान संबंधों का वर्णन अनुश्रुतियों के आधार पर किया। मैगस्थनीज सिकंदर के सेनानायक सेलुकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 बीसी से 298 बीसी तक रहा, और उसने इंडिका की रचना की। इसमें उसने तत्कालीन समाज, संस्कृति व शासन का वर्णन दिया है। इसी प्रकार कई विद्वान भारत में आए और उन्होंने अपने अपने विचार लिखे। दूसरा, यूनानी के बाद चीनी यात्रियों की बात आती है। भारत व चीन दोनों प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं, अतः चीन के कुछ लोगों ने भारत की यात्रा की एवं इसके बारे में अपना वृत्तांत छोड़ा। इनमें जिन भी यात्रियों का वृत्तांत उपलब्ध है, उनमें एक बात स्पष्ट होती है कि सभी बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान लेने के लिए आए थे। पहला फाहियान था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी गुप्त काल में आया था। उसने 399 से ईस्वी में चीन से यात्रा आरंभ की, और 415 ईस्वी में वो अपने देश चला गया। उसने अपने वृत्तांत में गुप्त काल की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा के बारे में मूल्यवान जानकारी दी।
फाहियान के बाद ह्वेनसांग ने भी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में यात्रा की। उसका भारत में आवास 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक का है। उसने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और उसने अपनी रचना शी यू की में भारत के संदर्भ में चारों ओर से प्रकाश डाला। इत्सिंग भी 7वीं शताब्दी में आया। उसने भी नालंदा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और उसने इसका वर्णन किया। यह तत्कालीन भारत को समझने में हमें सहयोग प्रदान करता है। इसके बाद अरबी यात्री आए जो इस्लाम के अनुयायी थे, जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण के बाद भारत आए। अल बरूनी 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में गजनी के साथ भारत आया। इसकी रचना किताबुल हिंद तहकीकात हिंद के नाम से जानी जाती है। इसने भी भारत के सभी पक्षों का इन्होंने वर्णन किया। इसके बाद इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था। वह मोहम्मद तुगलक के दरबार में 1334 से 1342 ईस्वी तक दरबारी रहा। उसने अपनी पुस्तक रहला, जिसे सफ़रनामा में कहते हैं, में दिल्ली सल्तनतकालीन समाज था मोहम्मद तुगलक के दरबार एवं चरित्र इत्यादि पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। तिब्बती यात्री भारत में आए। तिब्बत भारत का अति सीमावर्ती क्षेत्र है, परंतु भारत में तिब्बती यात्रियों की संख्या कम है। केवल एक ही यात्री तारानाथ के बारे में हमें पता चलता है, जो 12वीं शताब्दी में भारत आया। उसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक रचनाओं में अपना वृत्तांत दिया है। अन्य यात्रियों में इटली के वेनिस के यात्री मार्को पोलो का नाम आता है, जो 13वीं सदी के अंत में दक्षिण भारत के पांड्य क्षेत्र की जिसने यात्रा की थी। इसने भारतीय व्यापार तथा आर्थिक स्थिति को अपने लेखन का विषय बनाया। इससे लेखक की रचना के आधार पर दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो ये थे हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और भारत का इतिहास बनता चला गया। ये सेकंड चैप्टर हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।